नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ये वो पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार ने ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के लिए सरकार को एक कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो एक देश की तरह काम कर रही थी। देखिए, इस एक्ट से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। कंपनी के कर्मचारी तो अपनी जेबें भर रहे थे, निजी तौर पर अमीर से अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी खुद वो दिवालिया होने की कगार पर थी। तो ब्रिटिश संसद के सामने ना दो बड़े मकसद थे। पहला तो ये कि कंपनी के अधिकारियों के बेहिसाब भ्रष्टाचार और उनकी बढ़ती दौलत पर रोक लगानी थी, और दूसरा कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधा कंट्रोल करना था, जो तब तक आप कह सकते हैं लगभग आज़ाद। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट ने असल में बदला क्या क्या। और इसकी शुरुआत हुई पावर को एक जगह इकट्ठा करने से। तो देखिए, एक्ट ने पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और वो था एक टाइटल का बदलाव। जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस नई ज्यादा पावरफुल पोस्ट को संभालने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पावर का केंद्रीकरण था। अब शासन चलाने का एक नया सिस्टम बनाया गया। गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई। सारे फैसले बहुमत यानी मेजॉरिटी वोट से होते थे, लेकिन अगर कभी वोट बराबर हो जाएं यानी टाई हो जाएं, तो गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा डिसाइडिंग वोट देने का अधिकार था। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, इस एक्ट ने भारत में एक प्रॉपर लीगल सिस्टम की भी नींव रखी। एक्ट के पास होने के ठीक 1 साल बाद यानी 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इस नए नवेले सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाली चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे ने, और उनके साथ 3 और जज थे, जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर्स और स्टीफन सीजर ले मेस्ट्रे। अब इस कोर्ट के पास पावर्स भी बहुत थीं। ये सिविल केस, क्रिमिनल केस, समुद्री मामले और यहाँ तक कि धार्मिक मामले भी सुन सकती थी। और एक खास बात, इसके फैसलों के खिलाफ अपील सीधे इंग्लैंड में किंग इन काउंसिल के पास की जा सकती थी। ये दिखाता है कि फाइनल कंट्रोल अभी भी लंदन में ही था। अच्छा, जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस एक्ट का एक बहुत बड़ा मकसद था करप्शन पर लगाम लगाना। तो देखते हैं कि इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। अब कंपनी के मुलाजमों के लिए कुछ चीजें पूरी तरह से बैन कर दी गईं, जैसे कि वो कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे, किसी से कोई पर्सनल डोनेशन या गिफ्ट नहीं ले सकते थे, और रिश्वत लेना तो खैर पूरी तरह से मना था। ये भारत में एक ईमानदार शासन का सिद्धांत बनाने की पहली कोशिश थी। इसके साथ ही एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। बंगाल में 1765 से एक बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम चल रहा था, जिसे ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी शासन व्यवस्था कहते थे। मतलब कंपनी भी राज कर रही थी और नवाब भी। इस एक्ट ने उस पूरे उलझे हुए सिस्टम को ही खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि इतने सालों बाद हम इस कानून को कैसे याद करते हैं? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? इसकी विरासत क्या है? देखिए, इस एक्ट की सबसे बड़ी देन ये थी कि इसने भारत में एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। आगे चलकर भारत पर ब्रिटिश राज का जो भी ढांचा बना, उसकी नींव इसी कानून ने रखी थी। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यह है कि कंपनी को खत्म नहीं किया गया, बल्कि भारत के साथ व्यापार करने का जो उसका मोनोपोली चार्टर था, उसे अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि मकसद कंपनी को हटाना नहीं, बल्कि उसे अपने कंट्रोल में लाना था। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वाकई में सिर्फ कुछ गड़बड़ियों को ठीक करने वाला एक सुधार था, या असल में ये एक व्यापारिक कंपनी को एक साम्राज्य में बदलने की पहली ईंट थी? अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें।